सुप्रभातम. ज्ञाननिर्देशकस्य चरणमाध्यम से श्रेष्ठ सूर्यमंत अपड़ियाचार्य संस्कृत महाविद्यालय जसवंतगढ़ में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन. आज हम शास्त्री तृतीय वर्ष में जो साहित्य द्वितीय प्रश्न पत्र है उसके अंतर्गत महाकवि भवभूति द्वारा रचित जो उत्तरांचलित है उसका अध्ययन प्रारंभ करेंगे. तो इसमें सबसे पहले ये आपके एग्जाम में 60 अंक की आती है प्रश्न इससे. तो इसका प्रारंभ हम आज महाकवि जो भवभूति हैं उनके जीवन परिचय से इसका प्रारंभ करते हैं. तो सर्वप्रथम महाकवि जो भवभूति हैं उनके वंश के बारे में हम जानकारी करते हैं. तो देखिएगा भवभूति का जो जीवन परिचय है या उनका जो संस्कृत साहित्य के इतिहास में जो स्थान है या संस्कृत साहित्य में उनका जो योगदान है उसके बारे में कोई ऐसा संस्कृत विद्वान या किसी साहित्य से जुड़ा व्यक्ति नहीं होगा जिन्होंने इनके बारे में नहीं पढ़ा है. तो आइए विस्तृत से हम इनके परिचय के बारे में अध्ययन करते हैं. तो कहते हैं कि महाकवि जो भवभूति हैं उन्होंने अपने परिवार का जो परिचय है वो अपने जो इनके नाटक हैं उन नाटकों की जो प्रस्तावना है उस प्रस्तावना में इन्होंने प्रस्तुत किया है. इसके अनुसार उनके जो पूर्वज हैं वो काश्यप गोत्र के ब्राह्मण थे. वे पंचाग्नि में हवन करने वाले, चांद्रायण आदि व्रतों का अनुष्ठान और सोमरस का पान करने वाले वेद पाठी एवं ब्रह्मवादी थे. ब्राह्मण भोज के समय पर अपनी उपस्थिति के द्वारा वे संपूर्ण पंक्ति को पवित्र कर देते थे. वे कृष्ण यजुर्वेद की तृतीय शाखा को मानते थे. भवभूति ने उन्हें चरण गुरु बतलाया है. चरण गुरु उन्हें कहते हैं जो आचार्य वेद की जो विशिष्ट शाखाएं हैं उन शाखाओं में दीक्षित होकर के श्रोत सूत्रों में विहित क्रियाओं को संपादित करता हुआ अपनी शाखा का प्राध्यापक या प्रवक्ता होता है. भवभूति के कथनानुसार उनका वंश वैदिक आचार विचार यज्ञ तप वेदाध्ययन और अध्यापन आदि का केंद्र रहा है. इनके वंश में महाकवि नाम के एक प्रसिद्ध व्यक्ति उत्पन्न हुए थे जिन्होंने वाजपेय यज्ञ किया था. उन्हीं की 5वीं पीढ़ी में भवभूति का जन्म हुआ. भवभूति के जो पिता थे दादा उनका नाम भट्ट गोपाल था और इनके पिता का नाम नीलकंठ था तथा इनकी माता का नाम जदुकर्णी था. इनके गुरु जो थे वो ज्ञान निधि थे जो परमहंसों में श्रेष्ठ माने जाते हैं. महाकवि भवभूति ने अपने वंश के अनुरूप ही अत्यंत मेधावी तथा व्याकरण न्याय और मीमांसा के प्रकांड विद्वान थे. जैसा कि उन्होंने अपना जो नाटक है रामचरितमानस है इसकी जो प्रस्तावना है उसमें भी इन्होंने स्वयं कहा है अस्ति खलु तत्र भवान काश्यप श्रीकंठ पदलांछन पद वाक्य प्रमाणज्ञो भवभूति नाम जदुकर्णी पुत्र. ये इन्होंने अपने नाटक की प्रस्तावना में कहा है. अब इस पारिवारिक परिचय के बाद में हम देखते हैं कि भवभूति का जो जन्म स्थान है वो कौन सा है, उनका जन्म कहाँ हुआ. तो कह रहे हैं कि भवभूति ने अपने जन्म के विषय में भी इनकी जो महावीर चरित्र जो रचना है उसकी प्रस्तावना में इन्होंने लिखा है अस्ति दक्षिणापथे पदम पूर्वम नाम नगरम. परंतु दक्षिणापथ
अत्यंत कठिन है। मालती भार्गव की प्रस्तावना में इस प्रकार का उल्लेख मिलता है कि अस्ति दक्षिणापथे विदर्भेषु पद्मपुरम नाम नगरम। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि विदर्भ प्रांत में स्थित पद्मपुर नामक जो नगर था, उस नगर में भवभूति का जन्म हुआ। भवभूति के टीकाकार जगद्दत्त और त्रिपुरारी ने पद्मपुर का अर्थ जो है वो पद्मावती किया है। यह पद्मावती मालती भार्गव की जो नायिका मालती की जन्मभूमि थी, जहाँ विदर्भ राज के मंत्री का पुत्र माधव जो है वो अध्ययन के लिए भेजा गया था। जनरल कन्नीधम ने ग्वालियर राज्य में सिंधु नदी के किनारे पर बसे हुए नरवार, जिसे नरवल नामक स्थान को ही प्राचीन पद्मावती माना है, जो कहते हैं कि डबरा से 12 मील दूर है। माधव वेंकटेश रेड्डी ने इसी का समर्थन करते हुए कहा कि पद्मावती ही भवभूति का जन्म स्थान पद्मपुर है। अतः कहते हैं कि पद्मपुर को ही पद्मावती मान लिया जाए, परंतु यह आवश्यक नहीं है कि जहाँ उनके पढ़कन की नायिका ने जन्म लिया उसी नगर में भवभूति उत्पन्न हुए हों। भवभूति ने के पर्वतों, नदियों और अरण्यों के वर्णन से ऐसा लगता है कि उन्होंने दक्षिणापुर में दक्षिण पथ में स्थित पद्मपुर को देखा होगा या वहाँ कुछ समय तक निवास किया होगा। अब हम देखते हैं कि भवभूति का जो समय है वो समय हम देखते हैं। तो महाभूत कवि जो भवभूति है, उन्होंने अपनी कृतियों में अपना जो जन्म संबंध है उस पर भी कुछ प्रकाश डाला है, जिससे उनके वंश आदि का परिचय हमें प्राप्त होता है। महाकवि भवभूति कालिदास की रचनाओं से प्रभावित है। महाकवि बाणभट्ट ने अपने हर्षचरित के प्रारंभ में वासुदत्ता, सेतुबंध, भास, कालिदास आदि कवियों का भी उल्लेख किया है। तो इनका जो समय है उसके बारे में हम देखते हैं कि माधव के अंतिम अंकों में कादम्बरी का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है, इसलिए बाण का समय 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध माना गया है। कल्लन के अनुसार महाकवि भवभूति कान्यकुब्ज के जो राजा यशोवर्मा थे उनके आश्रित थे। काश्मीर नरेश ललितादित्य ने यशोवर्मा को पराजित किया था। श्री शंकर पांडुरंग पंडित ने ललितादित्य के राजाभिषेक का समय 695 ईस्वी माना है। राजतरंगिणी के अनुसार ललितादित्य का शासनकाल 693 से 736 ईस्वी था। तो इनका जो समय है वो भी हम यही स्वीकार करते हैं, यही मानते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं कि भवभूति का जो नाम और उपाधि है उसके विषय में हम देखते हैं। तो महाकवि भवभूति ने अपने जो 3 नाटक हैं उन तीनों नाटकों की प्रस्तावना में श्री कंठ पद्मलाक्षणों भवभूति नाम का उल्लेख किया है। इससे सीधा अर्थ यही है कि उनका नाम भवभूति था और वे श्री कंठ की उपाधि से विभूषित थे। भवभूति ने टीकाकारों ने भवभूति और श्रीकंठ पद को लेकर जो व्याख्यान प्रस्तुत की उससे यह संदेश का विषय हो गया कि भवभूति का वास्तविक नाम क्या था। भवभूति का नाम भवभूति ही था। यह मानने में विद्वानों को आपत्ति है। उनका विचार है कि भवभूति के पिता का नाम नीलकंठ था, इसलिए पुत्र का नाम श्रीकंठ होना
औचित्य रखता है, परंतु कुछ विद्वानों ने उनके इस तरह का खंडन करते हैं और कहते हैं कि श्रीकंठ के पिता का नाम भट्ट गोपाल था, न कि गोकंठ। भवभूति को श्रीकंठ की उपाधि मानने में भी प्राचीन टीकाकारों के वे 2 श्लोक आधारभूत हैं, जो कि भवभूति के नाटकों में नहीं आए हैं। महावीर चरित्र की टीका में वीर राघव ने इस प्रकार लिखा है कि कवि का पिता के द्वारा रखा गया नाम श्रीकंठ था, परंतु सांबा पुनातो भवभूति पवित्र मूर्ति, इस रचना से संतुष्ट होकर किसी राजा ने भवभूति की उपाधि प्रदान की थी। तो अब हम देखते हैं कि इनका जो राजाश्रय एवं कार्य क्षेत्र था उसके बारे में। तो इसमें जो भोज प्रबंध है उसमें एक आ गया है कि जो महाकवि भवभूति हैं वो धाराधीश राजा भोज की सभा में विद्वान थे, परंतु बल्लाल ने अपने भोज प्रबंध में से अनेक श्रेष्ठ कवियों को राजा भोज की सभा में उपस्थित कर दिया, जिनके स्थिति काल स्थापतियों का अंतर है। धनंजय ने अपने 10 रूपक में महाकवि भवभूति के अनेक पद्यों को उद्धृत किया है। इससे स्पष्ट होता है कि धनंजय जो से भवभूति वो पूर्ववर्ती रहे हैं। धनंजय का स्थितिकाल महाराज वंश के शासनकाल 947 से 994 आता है। कहते हैं तेलत नरेश के द्वारा वंश की हत्या हो जाने पर सिंधुराज सिंहासन आसीन होते हैं और सिंधुराज के पश्चात भोजराज राजा भोज का समय विद्वान लोग 11वीं शताब्दी मानते हैं। इस प्रकार राजा भोज के सभा में भवभूति की स्थिति जो है वो तर्क संगत नहीं रहती है। तो इनका जो कार्य क्षेत्र है वो धाराधीश राजा भोज की सभा का ही सर्वोच्च मान्य है। अब हम देखते हैं महाकवि भवभूति की जो कृतियां हैं उन कृतियों के बारे में। तो कहते हैं काव्येषु नाटकम रम्य, यानी कि काव्य में नाटक को अत्यंत रमणीय माना गया है। इस नाटकीय महत्ता के मूल में कला ही है। काव्य के श्रव्य स्वरूप की अपेक्षा दृश्य स्वरूप में कलात्मकता की अधिक अभिवृद्धि हो जाती है। महाकवि भवभूति अद्वितीय कलाकार हैं। उन्होंने अपनी कला को अभिव्यक्ति प्रदान करने के लिए नाटकों का प्रश्रय लिया है, और जैसा कि नाटकों की प्रशंसा में कहा भी गया है, न तत् ज्ञानम न तत् शिल्पम न सा विद्या न सा कला न स योगो न तत्कर्मम नाटके यत्र दृश्यते। कालिदास ने भी नाटकों के बारे में बहुत कुछ लिखा है। इस प्रकार हम देखते हैं कि महाकवि भवभूति ने अपनी प्रतिभा वल्लरी का जो वर्णन है वो आनंद निश्चंदनी रूपों में किया है, जिससे वह पल्लवित एवं पुष्पित होती हुई सहृदयों के लिए मधुर मकरंद रस को प्रस्तुत करने में समर्थ हो सकी है। तो महाकवि भवभूति की अब तक 3 नाट्य कृतियां ही हमें उपलब्ध होती है। उनमें पहली जो नाट्य कृति है वो महावीर चरितम, दूसरी कृति है मालती मार्गम और तीसरी जो कृति है वो है उत्तर रामचरितम। तो अब बता रहे हैं कि जो महावीर चरितम इनका जो नाटक है उसमें 7 अंक है, और इसकी कथा वस्तु का जो आधार है वो महर्षि वाल्मीकि की जो रामायण है वो है। इसमें राम लक्ष्मण का आगमन है, विश्वामित्र के पवित्र आश्रम में राम लक्ष्मण का आगमन है, ताड़का सुबाहु आदि का वध है, राम विवाह है, परशुराम संवाद, राम का वनगमन, खरदूषण आदि जो राक्षस थे उन राक्षसों का वध, सीता हरण, बाली का वध, बाली वध, राम रावण युद्ध, रावण युद्ध, राम का अयोध्या में पुनरागमन एवं राज्याभिषेक आदि का समावेश किया गया है। इनकी जो दूसरी रचना आती है मालती मार्ग, वो ये एक प्रकरण ग्रंथ बताया
उसकी कथा इस प्रकार से है। मालती और माधव, मालती इसके नायिका और माधव इसके नायक, जो एक दूसरे के सौंदर्य को देखकर परस्पर एक दूसरे पर अनुरक्त हो जाते हैं। पद्मावती नरेश के मंत्री मुनिवसु अपनी पुत्री का विवाह अपने मित्र के पुत्र माधव के साथ करने की इच्छा करता है, परंतु पद्मावती नरेश का साला जो मालती के लावण्य को देखकर लालायित हो जाता है और कामना करने लगता है कि मेरा विवाह मालती के साथ हो जाए। राजा उसकी इस क्रिया का समर्थन करता है। माधव और मालती दोनों शिव मंदिर में मिलते हैं, परंतु एक व्याघ्र पिंजरे से निकल पड़ता है। ऐसी परिस्थिति में मकरंद मालती की रक्षा करता है। मकरंद मालती की सखी मध्यंतिका पर अनुरक्त हो जाता है। राजा अधिक कामना करता है कि मालती का विवाह माधव के साथ हो जाए। इधर माधव भी अपनी कामना को पूर्ण करने के लिए शमशान में तपस्या करने लग जाता है। एक दिन अघोर घट और उसकी शिष्या कपाल कुंडला मालती को चामुंडा को बलि देने के लिए प्रहार करने के लिए उद्यत ही थे कि सहसा माधव आता है और इस प्रकार मालती की रक्षा हो जाती है। फिर भी राजा की आज्ञा से नंदन का विवाह होने लगता है, परंतु कामंद की छल से मकरंद का विवाह नंदन के साथ करा देती है। मालती और माधव भागने में सफल हो जाते हैं। मध्यंतिका को भगाने के अपराध में मकरंद को पकड़ लिया जाता है, परंतु अपने मित्र के प्रयास और शौर्य के द्वारा वह छूट जाता है। मालती दोबारा कपाल कुंडला के बंधन में आती है, परंतु सौदामिनी के सहयोग से मालती दोबारा कपाल कुंडला के बंधन में आ जाती है, परंतु सौदामिनी के सहयोग से उसे सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया जाता है। इस प्रकार सौदामिनी के प्रयास से माधव और मालती का विवाह हो जाता है। इधर मध्यंतिका भी मकरंद से मिलकर सुखानंद